तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उतरते हैं इतिहास के उस पन्ने में जहां एक अजेय विस्तारवादी ताकत का सामना सम्मान और स्वाभिमान के एक अटूट किले से होता है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र है चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी और रानी पद्मिनी की वीरता और बलिदान की महागाथा। सच कहूं तो 13वीं सदी के उस उथल-पुथल भरे दौर को समझना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये महत्वाकांक्षा और उसूलों के बीच के उस महासंग्राम की कहानी है जिसने पूरे राजपूताना को झकझोर कर रख दिया था। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ये एक लाइन ही हमें उस ऊंचे दांव वाले माहौल में खींच ले जाती है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान और हथियारों तक सीमित नहीं थी। ये बुद्धि, कूटनीति और उस अदम्य साहस की लड़ाई थी जिसे रणभूमि के बाहर भी उतनी ही शिद्दत से लड़ा गया। इस कहानी में रानी पद्मिनी का किरदार केवल एक रानी का नहीं है, बल्कि एक प्रखर रणनीतिकार और रक्षक का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, खिलजी की नजर और चित्तौड़। अब जरा इन दोनों मुख्य किरदारों को आमने सामने रखकर देखिए। एकदम जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। उसका सीधा सा उसूल था, दुनिया में जो भी नायाब या अनमोल है उस पर सिर्फ उसका हक है। और दूसरी तरफ है महारावल रतन सिंह, जो अतिथि सत्कार, आत्मसम्मान और युद्ध के सख्त राजपूती नियमों से बंधे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये महज एक जमीन का टुकड़ा जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का एक भयानक टकराव था। अब आते हैं कहानी के अगले और अहम मोड़ पर, राघव चेतन का प्रतिशोध। इस तबाही की नींव मुख्य रूप से इन 4 कदमों से रखी गई। होता क्या है कि राजगुरु राघव चेतन राजा और रानी के एकांत पलों की जासूसी करता है। जब ये साबित हो जाता है तो महारावल रतन सिंह उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन अपने उसूलों के कारण वो उसे सिर्फ देश निकाला देते हैं। और दोस्तों, यही दया आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। राघव चेतन सीधे दिल्ली पहुंचता है और अलाउद्दीन के सामने रानी पद्मिनी की बेमिसाल सुंदरता को एक नायाब चीज के रूप में पेश करता है। सोचिए, एक निकाले गए राजपुरोहित ने सुल्तान की सनक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसकी विनाशकारी नजर को हमेशा के लिए मेवाड़ की तरफ मोड़ दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, छल और राजा को बंदी बनाना। जरा किले के अंदर के उस भारी दबाव और घुटन के माहौल की कल्पना कीजिए। पहले महीने से जो घेराबंदी शुरू हुई वो खिंचते खिंचते चौथे महीने तक पहुंच जाती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, किले के अंदर दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं जो राजपूतों के अटूट संयम को दिखाते हैं। उधर बाहर सुल्तान की सेना बिना राशन पानी के त्रस्त हो रही थी। फिर आता है छठा महीना और एक अमावस्या की रात, जब अलाउद्दीन एक झूठा शांति प्रस्ताव भेजता है। समय बीतने के साथ खिलजी समझ गया था कि सीधी लड़ाई से काम नहीं बनेगा, इसलिए उसने धोखे का रास्ता चुना। अब सवाल ये उठता है कि महारावल रतन सिंह किन उसूलों से बंधे थे? अतिथि को भगवान मानना, निहत्थे दुश्मन पर वार न करना और सम्मान को जीवन से ऊपर रखना। जब अलाउद्दीन अकेला और निहत्था किले में अतिथि बनकर आया तो रतन सिंह के पास उसे वहीं खत्म करने का पूरा मौका था, लेकिन उनके इन्हीं सख्त उसूलों ने उनके हाथ बांध दिए। और इसी शराफत का फायदा उठाकर अलाउद्दीन ने वापसी में छल से रतन सिंह को बंदी बना लिया। ये घटना सच में सोचने पर मजबूर करती है कि अत्यधिक आदर्शवाद कूटनीति के मैदान में कितना भारी पड़ सकता है। खैर, अब कहानी में एंट्री होती है एक असली मास्टर स्ट्रोक की। भाग 4, रानी पद्मिनी की रणनीति। इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। राजा के बंदी होने के बाद किले के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। सेनापति और बाकी लोग सीधे युद्ध या समर्पण की बात करते हैं, लेकिन तभी रानी पद्मिनी अपनी गरिमा और राजपूती उसूलों को बनाए रखते हुए एक अभूतपूर्व रणनीति का निर्माण करती हैं। वो साबित कर देती हैं कि रणभूमि में सिर्फ बाहुबल ही नहीं, बल्कि दिमागी बल भी उतना ही जरूरी है। ये देखिए कैसे उन्होंने दुश्मन की ही मांग को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। दिखावा ये किया गया कि रानी सुल्तान के पास जाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी 800 दासियों के साथ। खिलजी के शिविर में 800 पालकियां पहुंचती हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही उनमें से दासियां नहीं, बल्कि गोरा, बादल और भारी हथियारों से लैस राजपूत योद्धा निकलते हैं।
एक ही झटके में दुश्मन के खेमे में घुसपैठ होती है और महारावल रतन सिंह को सुरक्षित वापस निकाल लिया जाता है। क्या कमाल की सूझबूझ थी है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। हम आ पहुंचे हैं 5वें और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, अंतिम युद्ध और अमर जौहर। जौहर दोस्तों, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविकता है। जब महारावल रतन सिंह अंतिम युद्ध के लिए केसरिया बाना पहनकर रणभूमि में उतरते हैं तो उनका सामना मलिक काफूर और खिलजी के धोखे से होता है, जहां युद्ध का कोई नियम नहीं था। राजा की शहादत की खबर मिलते ही किले में मौजूद रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत वीरांगनाओं ने इस चरम बलिदान को चुना। दुश्मन के हाथों अपनी स्वायत्तता और सम्मान खोने के बजाय उन्होंने स्वेच्छा से पवित्र अग्नि को गले लगाना बेहतर समझा। शरीर राख हो जाता है पर राजपूती गौरव अमर रहता है। ये भाव बहुत गहरा है। अलाउद्दीन खिलजी की वो सारी सनक, उसका सारा गुरूर उस वक्त मिट्टी में मिल गया जब उसने किले का दरवाजा पार किया। उसे वहां रानी पद्मिनी नहीं मिली तो सिर्फ जलती हुई चिताओं की राख। उसकी वासना और विजय की भूख एक ऐसी अग्नि के सामने हार गई जो केवल सम्मान और स्वाभिमान से प्रज्वलित थी। इस पूरी ऐतिहासिक घटना से हमें जो मूल संदेश मिलता है वो यही है कि रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। यह समझना बहुत जरूरी है कि असली जीत हमेशा किसी किले या जमीन पर कब्जा करना नहीं होती। कभी कभी अपने मूल्यों, आदर्शों और पवित्रता को बचाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। खिलजी ने जमीन तो जीत ली, लेकिन वो उस नायाब चीज को कभी हासिल नहीं कर सका जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। तो अंत में एक विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। क्या अलाउद्दीन ने किला जीता या रानी पद्मिनी ने सम्मान का युद्ध जीता? इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो साफ है कि सदियां बीत जाने के बाद भी हम सुल्तान के विशाल साम्राज्य की नहीं, बल्कि रानी पद्मिनी के अदम्य साहस और उस राजपूती कंगन की ताकत की बात कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक विषय की गहराई में उतरने के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।